अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सुहेब ताहिर एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। ये हमारी सीरीज़ का छठा लेक्चर है एटमॉस्फेयर के हवाले से और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। बेटा तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास अर्थ के बारे में बात होती है। अर्थ के बेटा चार मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। यानी कि अर्थ के अंदर क्या चीज मौजूद है? एक आपका लैंड है, जमीन है, एक आपकी हवा है, एक आपके पानी है और डिफरेंट किस्म के यहाँ पर जानदार मौजूद है। तो अर्थ के ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं। लैंड वाले पोर्शन को हम कहते हैं लिथोस्फेयर, एयर वाले पोर्शन को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वाटर वाले पोर्शन को हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर क्या है बेटा? लिविंग थिंग्स का जो कंटेंट होगा अर्थ के ऊपर उसे हम क्या कहेंगे? बायोस्फेयर करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर एटमॉस्फेयर के हवाले से, इसी वजह से हम सिर्फ एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेयर बेटा क्या है? एटमॉस्फेयर एक इन्वेलप है, एक गुलाफ है किसका? डिफरेंट गैसेस का, मुख्तलिफ गैसेस का, जो क्या करती हैं? अर्थ को कवर करती हैं और ये जमीन से 100 से 120 किलोमीटर तक ऊंचाई पर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं टोटल अर्थ के जितना भी एटमॉस्फेयर का कंटेंट है 100% में से 99% सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? विद इन 30 किलोमीटर, यानी कि आपकी जमीन से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक सिर्फ और सिर्फ 99% यानी कि अबाउट तकरीबन सारा का सारा मास जो है वो इन 30 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम इन 30 किलोमीटर के अंदर देखें तो इसके जो 75% हिस्सा बनता है, उस 75% हिस्सा बेटा कहां पर मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर के अंदर अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। अब डिफरेंट किस्म की गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर बनाती हैं। मेन जो गैसेस हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन है। आर्गन बेटा एक नोबल गैसेस है। तकरीबन तमाम तरह की नोबल गैसेस हवा के अंदर पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन अबाउट 78% होती है, ऑक्सीजन अबाउट 21% होती है, आर्गन अबाउट 1% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अब बेटा यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो सूरज से रेडिएशंस आती हैं, जो एमिट होती हैं, जो लाइट हम तक पहुंचती है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि सूरज से जो आ रही होती हैं रेज, उनको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। याद रखें, हमने फिजिक्स में पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वेव की एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो लो एनर्जी अगर होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी का मतलब क्या होगा? वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो जो सूरज से रेडिएशन आती है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। देखो सूरज से आ रही है, इतना दूर से ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचने, तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है उनकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। लेकिन जब वो जमीन से टकराएंगी तो जमीन उनकी एनर्जी को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल लाइट प्रेजेंट होती है, जो आ रही होती है हमारी अर्थ के पास, जो उसमें से 50% जो है वो टोटल लाइट का वो क्या करता है? अर्थ तक पहुंचता है और वो अर्थ क्या करती है? उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर बकाया 50% की अगर बात करें बेटा, 50% में जो 32% होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वापस भेज देता है। जबकि जो 6% है वो अर्थ के जरिए रिफ्लेक्ट होता है। 26% जो है वो किसके जरिए होता है? डस्ट पार्टिकल के जरिए। देखेंगे टोटल मिलकर कितना बन गया? 32। अब पीछे बच गया 18%। 32 आ गया था, 18%। वो जो 18% है वो डिफरेंट किस्म की जो गैसेस वगैरह, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आ जाती हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अगर हम लेयर्स की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स में चार मेन लेयर्स हैं। एक है ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहली लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर दूसरी लेयर है और मीजोस्फेयर तीसरी और थर्मोस्फेयर आखिरी यानी कि फोर्थ लेयर है। ठीक हो गया। अब जब अगर बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद है? 12 किलोमीटर हाइट पर। आपकी जमीन से अगर आप 12 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वहां तक आपका क्या है? ट्रोपोस्फेयर मौजूद है। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती चली जाएगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला जाएगा। और टेम्परेचर बेटा कहां तक डिक्रीज होगा? 17 डिग्री से लेकर -58 डिग्री तक इंक्रीज होगा। अगर ट्रोपोस्फेयर की मेन गैसेस की बात करते हैं तो उनमें मेन गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। इसके अलावा ट्रोपोस्फेयर जो था, क्योंकि 12 किलोमीटर तक था और हमने यहाँ पे भी देखा था कि ये 11 किलोमीटर तक 75% जो है वो इसी के अंदर मौजूद होता है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि यहाँ पर
99% तो आपकी बुक के मुताबिक है, लेकिन अबाउट 75% जो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम जो है वो यहीं पर मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं इसका टेम्परेचर, और इसके साथ साथ ये डिफरेंट किस्म की जो रेडिएशंस होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ये जब जमीन की तरफ रेडिएशन आ रही होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ने एब्जॉर्ब कर रही होती है, वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और जमीन से उठने वाली जो लो एनर्जी वाली वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये उनको क्या कर रही होती हैं, अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ये कंसंट्रेशन इनकी कम होना शुरू हो जाती है गैसेस की, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही है। इसी वजह से वहां पर कोई गैस मौजूद नहीं होगी कि क्या कर सके, रेडिएशन, आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, टेम्परेचर इंक्रीज कर सके। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और हर किलोमीटर पर 6 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस रीजन के अंदर तमाम के तमाम सीजन वेदर जो है वो इसी रीजन के अंदर क्या करते हैं बेटा, फॉल करते हैं, मौजूद होते हैं। जितने भी किस्म के हवाई जहाज वगैरह हैं या डिफरेंट किस्म की जो चीजें हैं वो यहीं पर इसी जोन के अंदर क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। अब आ जाता है आगे स्ट्रेटोस्फेयर। बेटा स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से ऊंचाई पर अगर हम जाएं तो वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, वो कहां तक होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर तक होगा। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर का इंक्रीज होना, इसकी मेन रीजन ये है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, ओजोन लेयर मौजूद है। जब ओजोन बेटा क्या करती है, बनती है, ओजोन का जो बनना है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हीट इवॉल्व होती है, जबकि ओजोन का जो टूटना है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान बेटा क्या होगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो जितनी डिफरेंट किस्म की जो लाइट आ रही होगी, जिनकी एनर्जी हाई होगी, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी कि वहां पे हीट का कंटेंट बहुत ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हीट वहां पे एब्जॉर्ब भी हो रही है और वहां पे रिलीज भी हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। इसी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करते करते क्या हो जाएगा, -58 से बढ़ते बढ़ते 2 डिग्री तक दोबारा वहां पर जो है वापस चला जाएगा। इट इज ड्यू टू ओजोन लेयर। ये बेटा किस वजह से है, ओजोन लेयर की वजह से है। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर की मेन 3 लेयर है, एक लोअर, एक मिडल और एक अपर। लोअर कौन सी है, सबसे नीचे वाली, मिडल दरमियानी, और अपर स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि उससे ऊपर वाली। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बेटा बहुत कम यूवी रेज जो है वो पेनिट्रेट करती हैं, इसी वजह से यहाँ पे कोई मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन जिसे सिर्फ O कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं होती। यूवी रेस का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं मिड स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, दरमियानी तय के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर की, वहां पर जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं, लेकिन इतनी पेनिट्रेट नहीं कर रही होती जितनी कि ऊपर वाली लेयर में पेनिट्रेट कर रही होती हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लाइट को वही अब्जॉर्ब कर रहा होगा। यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये ओजोन फॉर्मिंग लेयर है, क्योंकि यहाँ पे लेस यूवी रेज होती हैं, ओजोन का टूटना बहुत कम होता है हाई एनर्जी की वेव्स ना होने की वजह से। तो ओजोन क्या बनती है, कैसे, ऑक्सीजन, एक मोनोटॉमिक ऑक्सीजन O2 के साथ मिलती है और क्या बना देती है, ओजोन बना देती है। और ये बेटा क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इस दौरान क्या निकलती है, हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, खारिज होती है। अब इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं अपर स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पर एनर्जी जो यूवी रेज की होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसी वजह से ये इतनी ज्यादा एनर्जी रखने वाले जो लेयर होती है, जैसे ही ओजोन के ऊपर गिरती है, ओजोन के मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से टूट जाएंगे। तो ओजोन टूट कर क्या करेगी, ओजोन टूट कर दोबारा मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन और सिंपल ऑक्सीजन बना देगी। मोनोटॉमिक ऑक्सीजन O होती है, जबकि सिंपल ऑक्सीजन क्या होती है, O2 होती है। ये क्या होगा बेटा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। आगे जाता है मीजोस्फेयर। बेटा मीजोस्फेयर क्या है, ये 50 किलोमीटर से ऊपर, जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर एंड होता था वहां से मीजोस्फेयर शुरू होता था। अब मीजोस्फेयर कहां तक जाएगा, 85 किलोमीटर तक जाएगा। इस तरीके से थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें, ये थर्मोस्फेयर क्या होगा, जहां पर मीजोस्फेयर एंड होगा, थर्मोस्फेयर वहां से स्टार्ट होगा। 85 जो है किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक जो है थर्मोस्फेयर जाएगा। अब बेटा मीजोस्फेयर के अंदर बहुत ही कम गैसेस मौजूद होती हैं, इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, दोबारा टेम्परेचर क्या कर जाता है, गिर जाता है। जब दोबारा टेम्परेचर गिर गया तो यहाँ पर टेम्परेचर -92 डिग्री से -93 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा थर्मोस्फेयर की, थर्मोस्फेयर बेटा वो लेयर है जहाँ पर क्या होती हैं,
हाई कंटेंट होता है किनका, मीटियोर की डस्ट का, डिफरेंट किस्म की नोबल गैसेस का, हीलियम का, हाइड्रोजन का, लाइट वेट गैसेस का यहाँ पर कंटेंट मौजूद होता है। और जो सूरज से आने वाली रेडिएशन होती हैं, जिस तरह यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रख रही होती हैं और वहाँ पर क्या कर रही होती हैं, वहाँ से गुजर रही होती हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, मीटियोर की वजह से, वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल भी स्पेस के मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, मीटियोर के भी पार्टिकल होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर 500 से 2000 डिग्री तक बढ़ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में वो दिखाते हैं जब स्पेसशिप स्पेस से बाहर जो है ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो उसे आग लग जाती है। बेसिकली वो एयर की फ्रिक्शन और दूसरा इस टेम्परेचर के ज़्यादा हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक स्पार्क पैदा होता है और वो चीज़ें गर्म होकर जलना शुरू हो जाती हैं। आगे जाते हैं बेटा प्लूटेंट्स। ऐसी कोई भी केमिकल सब्सटेंस या ऐसे कोई भी चीज़ जो क्या करे, आपके माहौल को ख़राब कर दे, आपके माहौल की कंपोजिशन बदल दे या फिर बुरे इफेक्ट रखे आपके माहौल के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, प्लूटेंट कहेंगे। ये क्या होते हैं बेटा, केमिकल सब्सटेंस है, ऐसी कीमियाई चीज़ें हैं, ऐसे केमिकल मादे हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर उनकी क्वालिटी को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बन जाते हैं, नुकसानदेह बन जाते हैं, मुहलिक बन जाते हैं, ख़तरनाक बन जाते हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्लूटेंट्स। और प्लूटेंट से होने वाली जो चीज़ है बेटा, जो काज है जिसकी वजह से एक नई जो है वो चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे, डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लूटेंट्स क्या काज करती है, प्लूशन। प्लूटेंट्स क्या काज करती है, प्लूशन। अब प्लूटेंट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं और उनके डिफरेंट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मेन एटमॉस्फेरिक प्लूटेंट्स की, तो बेटा वो क्या कर सकते हैं, माहौल को चेंज कर सकते हैं, मौसमों में तब्दीली आ सकती है, वो ह्यूमंस की हेल्थ पर क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, वो प्लांट की हेल्थ को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इस तरीके से वो बिल्डिंग को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। यानी कि हमारी डिफरेंट किस्म की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स होती हैं, जिस तरह ताजमहल हो गया, शाही किला वगैरह हो गया, यादगार की वो जो इमारत है वो हो गई, मीनार पाकिस्तान की, ठीक है। इसी तरीके से ये डिफरेंट किस्म की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, इनको ये जो प्लूटेंट्स है ये क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स की। टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स की अगर हम बात करें तो मेन दो तरह के प्लूटेंट्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी प्लूटेंट्स। प्राइमरी प्लूटेंट्स बेटा वो होते हैं जो कि नेचुरली आपके जो है उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी बनते हैं। लेकिन सेकेंडरी प्लूटेंट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लूटेंट्स होते हैं जो कि आपके डिफरेंट किस्म के प्राइमरी प्लूटेंट्स के आपस में रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी प्लूटेंट्स की। प्राइमरी प्लूटेंट्स बेटा क्या है, डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक फॉसिल फ्यूल। यानी कि चीज़ों के जलने से मोस्टली जो प्लूटेंट्स हासिल होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट्स होते हैं। इनमें कौन कौन सी हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं जिन्हें हम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन के ऑक्साइड जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO3, NO2, यहाँ पर गलती से NO3 लिखा गया, ये NO2 है। एक NO होता है, एक N2O2 होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट किस्म के नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। इस तरीके से अमोनिया भी डिफरेंट चीज़ों को जलाने से प्रोड्यूस होती है, ख़ास तौर पर आपके कोयले वगैरह को जलाने से और डिफरेंट किस्म के ऐसे प्रोडक्ट्स जलाने से जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, उनके अंदर से भी अमोनिया रिलीज़ होती है या अमोनिया के कंपाउंड रिलीज़ होते हैं। तो अमोनिया क्या है बेटा, एक प्राइमरी प्लूटेंट। हाइड्रोकार्बन जिस तरह के मीथेन वगैरह, इथेन वगैरह, ये भी क्या है, प्राइमरी प्लूटेंट्स। इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरो मतलब कि क्लोरीन और फ्लोरीन कार्बन के साथ अटैच होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो मोस्टली बेटा रेफ्रिजरेटर्स, हमारी फ्रिज वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं, कंप्रेस यानी कूलिंग गैस के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। ये अक्सर बाज़-औक़ात लीक कर जाते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, पोल्यूशन को काज कर देते हैं। सेकेंडरी प्लूटेंट्स में जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमरी प्लूटेंट्स जब आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी प्लूटेंट्स बनाएंगे। सेकेंडरी प्लूटेंट्स के अंदर जब सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसी तरीके से जब कार्बन के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। इस तरीके से जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बनाते हैं। ये डिफरेंट किस्म के सेकेंडरी प्लूटेंट है। इसी तरीके से ओजोन, बेटा आपने देखा होगा अक्सर इस्त्री करते हुए, गिली चीज़ को इस्त्री करते हुए एक धुआं सा प्रोड्यूस होता है और उसकी स्मेल आती है, उसके अंदर भी ओजोन का जो है कंटेंट मौजूद होता है, इसी वजह से उसके अंदर ये स्मेल आ रही होती है।
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर एक कंपाउंड बनता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये भी क्या है, सेकेंडरी प्लूटेंट है। इसी तरीके से पैन, पैन क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब ये कम्प्लेक्स जो है वो होता है, कंपाउंड होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। ये भी क्या है बेटा, एक सेकेंडरी प्लूटेंट है। अब सोर्सेज ऑफ एयर प्लूटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ये मोस्ट कॉमन है। तो ये कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं हमें, सबसे पहले बात करते हैं वोल्केनिक करप्शन। जब आतिशबाज़ फटते हैं, जो लावा पहाड़ फटते हैं उनमें से लावा निकलता है, तो वो किसका सोर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का। कोयले को जलाने से आपको क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे। याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन मौजूद ना होगी, इसी वजह से क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इस तरीके से पेट्रोल को जलाने से भी या पेट्रोलियम को जलाने से भी क्या करती हैं, ये इस तरह के कार्बन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिस तरह के पत्ते हो गए, जिस तरीके से केले के छिलके हो गए, सेब वगैरह के छिलके हो गए, या डिफरेंट किस्म के ऐसे फलों वगैरह के गले सड़े पत्ते हो गए, या सब्जियों के जो बचे कुचा जो होगा, कूड़ा करकट होगा, जब उनको क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, बैक्टीरिया के जरिए तोड़ फोड़ की जाएगी उसकी, तो उससे भी क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म की हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन से भी क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। नेचुरल गैस, जो हमारी कुदरती गैस जो घरों में सुई गैस यूज होती है, इसकी कंबस्टन से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। इसी तरीके से लकड़ी के जलने से, जंगलों को आग लगने से भी क्या हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो सकती है, बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। और याद रखें, मैंने अभी आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा कब बनेगी, जब ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, बहुत लिमिटेड होगी। जब ऑक्सीजन बहुत कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से कुछ बात है। सबसे पहले यहाँ पर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हम बात करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कोई प्लूटेंट नहीं है, इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगर ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में हो तो इसे हम प्लूटेंट नहीं कहते, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। अब ये है किस लिए, ये हमारे अर्थ को गर्म रखने के लिए, ज़मीन को गर्म रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या करती है बेटा, ये डिफरेंट किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रही होती है और इसके अलावा रिफ्लेक्ट बैक भी कर रही होती है अर्थ की तरफ, जिससे टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रह सके। अगर ये चीज़ें ना हो, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इसके बगैर कितना हो जाए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। हमारे पास -2 डिग्री सर्दियों में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, -20 तो बेटा बहुत दूर की बात है। लेकिन नॉर्मल अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें आज का, तो वो 15 डिग्री है इनकी प्रेजेंस की वजह से। अगर हम बात करते हैं बेटा, इसका जो मेन सोर्स है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एनिमल्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन इसके अंदर होती है सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होती है, हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि सेलुलर रिस्पिरेशन बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। हमने कहा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, तो क्या बनेगी, ग्लूकोज बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, और जब इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाएगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा, तो उस नतीजे में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी। तो ये डिफरेंट किस्म के जानदार क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के नतीजे में बना रहे होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, वाटर के जरिए क्या दोबारा तैयार कर देता है, ग्लूकोज तैयार कर देता है। इससे क्या रहता है, एक हमेशा एक बैलेंस मेंटेन रहता है। लेकिन बैलेंस को कैसे डिस्टर्ब किया गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इंसानों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता माहौल में इंक्रीज करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट किस्म की चीज़ों को तैयार कर लिया, डिफरेंट किस्म की ऐसी मशीन्स तैयार कर ली जो क्या करती थी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवा रही थी। अब हमने ऐसी मशीनें तैयार कर ली हैं जो कि पेट्रोल वगैरह पर या डीजल वगैरह पर चलती हैं, उनकी कंबस्टन से बेटा क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जिससे क्या हो गया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गया। अब ये दो नाम आया, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ये है क्या, अब ये देखना है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा क्या है, क्योंकि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अर्थ के गिर्द क्या करती थी, एक स्मॉल थिन लेयर बनाती थी जो कि क्या करती थी बेटा, यूवी रेज को गुजरने देती थी, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या थी, बहुत ही छोटी, और एनर्जी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब वो ज़मीन से टकराती थी ये वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तब क्या होता था, तब जो अर्थ थी वो उनकी एनर्जी, रेज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती। जब रेज की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो रेज की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई।
रेज की एनर्जी कम होने से उनकी वेवलेंथ क्या हो गई, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये जब ऊपर की तरफ उठती थी तो उनको हम क्या कहते थे, इंफ्रारेड रेज। अल्ट्रावायलेट रेज ऐसी रेज हैं जिनका जो स्पेक्ट्रम होता है, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, जो लाइट स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा रेनबो के 7 कलर होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से अगर उससे कलर के पीछे वाली स्पेक्ट्रम देखा जाए, यानी कि उससे पीछे वाली रेंज देखी जाए, तो वो अल्ट्रावायलेट रेड होती है। और इंफ्रारेड का मतलब होता है, इंफ्रा मतलब आगे की तरफ, रेड यानी कि रेड रीजन से आगे वाला जो रीजन होगा वो कौन सा रीजन होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा। और जो उस रीजन की रेज होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, इंफ्रारेड रेज कहेंगे। अब इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू यूवी रेज, और वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये देखें, सूरज से आने वाली जो रेज थी वो क्या हो गई, यहाँ पर टकराई और टकराकर कुछ हिस्सा बाहर निकल गया, जाके बाकी को कुछ को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। लेकिन ये तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को। अब बेटा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या होता चला जा रहा है, वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। मैंने अभी कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सूरज से आएंगी रेज, अर्थ से टकरा कर वापस नहीं जा पाएंगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी अर्थ की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता ये इफेक्ट जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है, उसकी लेयर थिक होना शुरू हो गई है। जिस तरह टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। कि आहिस्ता आहिस्ता CO2 के कंसंट्रेशन में इजाफे से आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और इससे ज़मीन का टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आगे है बेटा इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अकामुलेशन क्या करती है, आपके हर साल 0.05 डिग्री टेम्परेचर में क्या कर रही है, इजाफा कर रही है। क्योंकि हमारी अर्थ एक बहुत ही नैरो रीजन के अंदर क्या करती है, फॉल करती है, जिसके अंदर लाइफ क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन टेम्परेचर जरा सा भी चेंज हुआ तो लाइफ को क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अब इससे बेटा क्या होते हैं, बहुत ही स्वेयर किस्म के ड्रामेटिक चेंज आते हैं, गैर मामूली तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। वेदर के अंदर बेटा, मौसमों के अंदर बहुत तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। बाज़ सर्दी आती नहीं है, और जब आती है तो बहुत सख्त सर्दी आती है, गर्मी आती नहीं है, और अगर गर्मी आ जाती है तो बहुत सख्त गर्मी आती है, तो एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती हैं। एक्सट्रीम वेदर बेटा ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो ये एक्सट्रीम वेदर हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज कर रहा है, जिससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट किस्म के जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, जो आपके पहाड़ के जो आइस कैप्स होते हैं, जो उनके ऊपर आइस की फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, बर्फ़ जो है, वाटर जो उनकी बर्फ़ के फॉर्म के अंदर मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। और वो पिघल कर किधर आएगा, जाहिर सी बात है, समंदर के अंदर। समंदर की सतह क्या हो जाएगी, बुलंद हो जाएगी, ऊंचाई पे आ जाएगी, उसका सी लेवल इंक्रीज कर देगा, जिससे किसका खतरा बढ़ जाएगा, सैलाब वगैरह का, डिफरेंट किस्म की सुनामी वगैरह का, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो है खतरा इंक्रीज हो जाएगा। अब सी लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये डिफरेंट किस्म की चीज़ों को भी क्या कर लेगा, आहिस्ता आहिस्ता। देखें, अगर पानी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, भर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया, वो जजीरा, जिस तरह आपने सुना होगा मालदीव बेटा एक जजीरा है, मालदीव भी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, वो ज़मीन से, अगर सॉरी उसकी जो ज़मीन है, जो सतह समंदर की बात करें, सी लेवल की बात करें, वो उससे सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर ऊंचाई पर है, और हर साल 1 सेंटीमीटर, अबाउट 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो इजाफा हो रहा है सी लेवल के अंदर। और ख़तरा ये लायक है कि 100 सालों के अंदर अंदर मालदीव गायब ही हो जाएगा दुनिया से, क्योंकि क्या है बेटा, वो एक जजीरा है जो पानी के अंदर है, और पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एक वक्त आएगा कि वो जजीरा पानी के अंदर डूब जाएगा। ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा बेटा टेम्परेचर का इंक्रीज़ करना, ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज़ कर जाना, मेंटल हेल्थ को भी क्या करता है, बहुत अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, हमारी डिफरेंट किस्म की फसलों को तबाह भी कर सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर पौधों को ख़राब कर सकता है, जिससे क्या होगा, भूख पैदा हो जाएगी, गुर्बत आ जाएगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। इसके अलावा अगर
टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, बेसिकली जरासीम होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो डिजीज क्या पड़ेंगी, निकल पड़ेंगी, आउटब्रेक हो जाएगा डिजीज का, बीमारियां फूट पड़ेंगी। इसी तरीके से ये क्या कर सकती हैं, ये सूखे की वजह बन सकती हैं। ड्रॉट बेटा कहते हैं सूखापन, यानी कि जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं कहत पड़ जाना। कहत तो बेसिकली खाने के हवाले से किया जाता है, लेकिन सूखापन जिस तरह कि कहीं पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाए। इसके अलावा बेटा ये डिफरेंट किस्म की जो स्पीशीज़ है उनके भी ख़त्म होने का बायस बन सकती है। ये किसका बायस बन सकती है, कहत का बायस बन सकती है, ये गुर्बत की बायस बन सकती है, और लोगों के लिए नकल मंगानी का बायस बन सकती है कि एक जगह से वो दूसरी जगह चले जाए। आगे जाता है बेटा CO एज अ पोल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट के तौर पर। बेटा हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड तो पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, लिमिटेड हो। लेकिन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पोल्यूटेंट कहेंगे। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, पोल्यूटेंट है। बेटा इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि ना इसकी कोई स्मेल होती है, होता बहुत पॉइजनस है, ना इसकी कोई स्मेल होती है, ना ही इसका कोई ऑर्डर यानी कि इसका कोई कलर होता है। आपको पता नहीं चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है भी कि नहीं। और अगर ये क्या करेंगे, हम इसे इनहेल कर लेंगे, इसे सांस के जरिए अंदर ले जाएंगे, तो ये हमारी बॉडी के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लेकर जाती है हर सेल के पास, पहुंचाती है ऑक्सीजन को। ये हीमोग्लोबिन के साथ टाइटली बाउंड कर जाएगी। जब ये टाइटली बाउंड कर जाएगी, बेचारी ऑक्सीजन मुंह देखेगी कि हीमोग्लोबिन को छोड़ेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड तभी जाके ऑक्सीजन बाइंड करेगी ना। अब तो हीमोग्लोबिन जो है वो फ्री नहीं है, ऑक्सीजन बेचारी मुंह देखेगी, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या कर देगी, कम कर देगी। इससे बेटा क्या होगा, हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो इस बीमारी को हम कहेंगे हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन क्या हो गई है, कम हो गई है। ये बेटा क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कम हो जाना क्या करेगा, हेडेक इंक्रीज करवा देगा, सर दर्द इंक्रीज करवा देगा, फटीग, आपको थकावट का एहसास ज़्यादा करवा देगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी तो ये क्या करवा देगा, सफोकेशन करवा देगा, सांस का जो है वो घुटन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये डेथ तक भी काज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। आगे देते हैं एग्जॉस्ट गैस कन्वर्टर। एग्जॉस्ट गैस कन्वर्टर क्या है, ये ऐसे कन्वर्टर हैं जो डिफरेंट किस्म के ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है व्हीकल्स के अंदर यूज़ होते हैं। और इनका काम क्या होता है, डिफरेंट किस्म से पैदा होने वाली, कंबस्टन से पैदा होने वाली जो डिफरेंट गैसेस हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड ख़ास तौर पर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उनको किस में कन्वर्ट कर देना, सिंपल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसके लिए हम जो बेटा यूज़ करते हैं मोस्ट कन्वर्टर, उन्हें हम कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं, कि वो क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, जिस तरह हमने ऊपर देखा था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से थे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 था, N2O2 था, NO था। ये डिफरेंट किस्म के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से जो डिफरेंट किस्म के वो हाइड्रोकार्बन होंगे वो उनको रिएक्ट करने पर किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसलिए हमारे जो है डिफरेंट गाड़ियों के अंदर जो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एडवांस गाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कैटालिटिक एग्जॉस्ट गैस कन्वर्टर, जो क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को और डिफरेंट किस्म के सल्फर के ऑक्साइड को भी क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता किसके अंदर, नॉन हार्मफुल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर हम सल्फर के कंपाउंड्स के हवाले से देखेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के हवाले से देखेंगे, और एसिड रेन, और इसके आई थिंक इसके बाद शायद ओजोन डिप्लेशन है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसे अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।